इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ के मुंह से अब्बाजान क्या निकला, विपक्ष को मानो एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक भावना भड़काने वाला बयान बता रहे हैं, तो कुछ इसे सिर्फ गलत करार दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो बातें योगी आदित्यनाथ ने कही हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश की कड़वी सच्चाई है? क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अब तक सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ही की है? क्या समाजवादी पार्टी अब्बाजान की राजनीति तक रुक कर रह गई थी? क्या बीएसपी सवर्ण और दलित की राजनीति तक सिमटकर ही रह गई है? क्या योगी के इस हमले से यह मतलब निकाला जा सकता है कि दोनों पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने राजनीतिक संतुलन बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुलन उनकी सरकारों पर हावी रहा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातें मंच से जो कहीं, उसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल हम मुकाबला में करेंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ सांप्रदायिकता और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के स्टंट के तौर पर अब्बाजान शब्द को इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में अन्न योजना चलाई। पहले अन्न कहां जाता था? अब्बाजान के चेलों के पास चला जाता था, सब खा जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। इस तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में तो मुसहर बस्ती है, वे बेचारे भूखों मरते। आज आप देख रहे होंगे सबके मकान बन रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास जॉब कार्ड है, उनको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जा रहा है और उनको रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है। अरे वे हमारे नागरिक हैं, हम उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट कहना है कि वो भेदभाव की राजनीति नहीं करना चाहते और अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के लिए किस अंदाज में किया, यह भी स्पष्ट है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस पूरे मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं मुकाबला और हम आज बहस करने जा रहे हैं, क्या अब्बाजान एक ऐसा शब्द है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण और उसके साथ साथ सांप्रदायिकता के कलेवर में पेश किया जाएगा? क्या इसी आधार पर अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात बिछेगी? इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी से, विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से, धर्मवीर चौधरी जी बीएसपी से, शोएब जमई इस्लामिक स्कॉलर और संजीव सिंह कांग्रेस से मौजूद रहेंगे। अब्बाजान के नाम पर घमासान। और आइए शुरू करते हैं मुकाबला। प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, विजय शंकर तिवारी जी, धर्मवीर चौधरी जी, शोएब जमई जी और संजीव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब्बाजान का शब्द इस्तेमाल क्या किया योगी आदित्यनाथ जी ने? असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि यह तुष्टीकरण है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जहां पर मुस्लिम इलाके हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ ना तो स्कूल खोलते हैं ना कॉलेज खोलते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 16,000 करोड़ रुपए दिया जाता है अल्पसंख्यक विकास के लिए, 1,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। और विकास के नाम पर स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश भर के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। धज्जा उड़ा रहे हैं आपकी। देखिए, वो बातें कर सकते हैं, उनका अधिकार है लोकतांत्रिक, और कुछ भी बातें कर सकते हैं। जो सत्य नहीं वैसी बातें भी करने का लोकतंत्र अधिकार देता है। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अब्बाजान शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया, क्या उस पूरे संदर्भ को समझा क्या ओवैसी जी ने? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब अब्बाजान शब्द का प्रयोग किया तो उन्होंने कहा कि आपका राशन आपको मिलता है कि नहीं? जनता से आवाज उठी, जी हमको मिलता है। उन्होंने कहा 2017 के पहले मिलता था क्या? और ये सत्य है, 2017 के पहले की ये दशा थी कि उत्तर प्रदेश के जितना जिलों में खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होता था, उससे अधिक खाद्यान्न वहां की मंडियों में बिक जाता था। वो किसका राशन था? वो किसका खाद्यान्न था? वो खाद्यान्न हुआ करता था जो गरीबों के लिए खाद्यान्न वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बंटनी थी, वो आती थी। और उसको जो तुष्टीकरण करने वाले राजनेता थे वो बाकायदा नेपाल और बांग्लादेश भेज देते थे। और योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये कोई योगी आदित्यनाथ जी ने दावा हवाई ओवैसी जी की तरह नहीं किया है, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा जांच रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी 2008-9 में, उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के गरीबों का खाद्यान्न
नेपाल और बांग्लादेश। तो आपके हिसाब से अब्बाजान कौन है? अखिलेश यादव हैं या मुलायम सिंह यादव हैं? हर तुष्टीकरण करने वाला व्यक्ति अब्बाजान है, जो तुष्टीकरण के करके लोगों को पालता है, जो तुष्टीकरण के नाम पर एक दलालों का गिरोह खड़ा करता है और विकास की योजनाएं किसी की जाति, गोत्र, धर्म, पंथ के आधार पर बांटता है। नहीं, आप शायद बच रहे हैं, आप स्पष्ट कहिए ना। अब्बाजान, हम सब जानते हैं मौलाना मुलायम शब्द तो बहुत चर्चित था, लेकिन उनको अब्बाजान के नाम से कोई नहीं जानता है। क्या योगी जी ये मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव अब अब्बाजान हैं, या उन्होंने अखिलेश यादव के लिए शब्द रखा है? और नहीं, अखिलेश यादव अगर उनको अब्बाजान कहना चाहते हो और आपको भी अगर मुलायम सिंह यादव के लिए अब्बाजान शब्द अगर आपको उपयुक्त लगता हो तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है। इसमें मेरे लिए क्या है। लेकिन आशुतोष जी, जाहिर सी बात है, आपकी इस पुरानी सरकार 2017 से पहले का जब जिक्र करते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार है। अब्बाजान जब कहते हैं तो फिर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का ही नाम सबसे पहले सामने आता है और कटाक्ष आपके ऊपर ही किया जा रहा है। अजय जी देखिए, पहले तो अब्बा जान का मतलब समझिए, और प्रवीण शुक्ला जी को मैं समझा देना चाहता हूँ। अब्बा माने होता है पिता और जान माने होता है दिल अजीज़। तो भाई जिसके जिसके अब्बा जान हो, जो प्यार करता है, उसकी सरकारें चल रही थी और बहुत अच्छी चलेंगी और आगे भी चलती रहेगी। अब जिसकी बात नहीं करनी है, उसको नहीं समझ में आता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि राशन बढ़ जाया करता था। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो हिंदुस्तान के 30 राज्यों में 29 राज्यों में नीचे से तीसरे नंबर पे चाइल्ड माल न्यूट्रिशन पे आता है। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति यहाँ पे पोषण की आपके राज्य में चल रही है। मिड डे स्कूल आपने ख़त्म कर दिया है। मिड डे स्कूल में आधे से ज़्यादा राशन ख़त्म कर दिया है। आपने क्या किया है? और ये तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पुरानी शैली है, इस तरीके के शब्दों को लेके आना, ठोक दो। कभी कहते हैं कि पिछड़ी जाति वाले वो सांप और छछूंदर टाइप के हैं, कभी कहते हैं कि ये लाल पीले नीले टोपी वाले। तो ये कोई नई बात नहीं है, हम जानते हैं वो इसी तरीके से बोलते हैं। और कब बोलते हैं? जब अपना अस्तित्व खतरे पे आता है। कब बोलते हैं? जब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव जो मुहाने पे खड़ा हुआ है, जिसके पास हमारे पास अब कोई मुद्दे तो रह नहीं गए हैं। बेरोजगारी पे बात नहीं कर पाएंगे, महंगाई पे बात नहीं कर पाएंगे, पेट्रोल डीजल आप अब्बाजान को सांप्रदायिकता से जोड़कर तो नहीं देख रहे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे सांप्रदायिकता से जोड़कर देख रहे हैं। ये कोई सांप्रदायिक बयान, सांप्रदायिक टिप्पणी तो नहीं है। जो जोड़ रहा है वो जोड़ रहा है। नहीं, हम कहीं जोड़ ही नहीं रहे हैं। हम तो इस बात को तूल ही नहीं दे रहे हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अरे जो मुद्दे हैं उससे बात कर लो। आप उप मुख्यमंत्री हो, इस प्रदेश के सर्वोच्च कुर्सी पे बैठे हुए हो, आपकी जुबान साफ सुथरी होनी चाहिए। आपको लोग आदर्श मानते हैं, आप ऐसे बोल रहे हो 5 सालों से। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? डर के मारे तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन पीठ पीछे सब बोलते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है इनके मुंह से। कोई भी साफ सुथरा धर्मवीर चौधरी जी, अब्बाजान शब्द में कहीं भी कोई भी तुष्टीकरण नहीं छिपा है, कोई भी सांप्रदायिकता नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है। अजय जी, अब्बाजान शब्द तो एक मजहबी इज्जत और एक आदर का शब्द है, लेकिन अगर ये योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं तो निश्चित ही इसमें से एक तुष्टीकरण की बू आ रही है, एक बदबू आ रही है इनके बयान से, जो एक विशेष संप्रदाय को टारगेट करके ये शब्द बोल रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में यही तो अंतर है। ये मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। और ये कोई एक समुदाय के लिए नहीं। इनके राज्य में अभी आपने देखा कि कैसे हिंदू लोगों की लाशों को कुत्ते खा रहे थे, और ये उनका अंतिम संस्कार भी सरकार दायित्व पूर्वक नहीं निभा पा रही थी। आज फिरोजाबाद में कितने बच्चे मर गए, सैकड़ों बच्चे मर गए डेंगू से, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को ऐसे बयान देने में मजा आ रहा है। और वो चाहते हैं कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, भेदभाव की राजनीति ये कायम रहे, क्योंकि ये इसी के आधार पर बांटो और राज करो। वो अंग्रेज तो चले गए, अब ये अंग्रेजों के नमूने भारत में छोड़ गए हैं। चलिए एक छोटा जवाब प्रेम शुक्ला जी, छोटा जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूं। प्रेम शुक्ला जी, ऐसे बयानों को, अंग्रेज चले गए, आप अंग्रेज बन गए, हिंदुस्तान के नहीं, को बचना चाहिए। मैं कहता हूं किसी को भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए। हम तो अंग्रेज नहीं बन सकते क्योंकि हम लोग तो विशुद्ध स्वदेशी हैं, लेकिन जिन लोगों के राज में बाकायदा खाद्यान्न सामग्री का घोटाला हुआ,
और खाद्यान्न सामग्री जिनको मिलना चाहिए था उनकी बजाय जिनको नहीं मिलना चाहिए था उन तक काले बाजार के माध्यम से पहुंचाया गया। अगर उनके बारे में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं साहब। और जो लोग निठारी में शवों को देखने तक नहीं जा सके कि नोएडा और गाजियाबाद चले जाएंगे तो अंधविश्वास हो जाएगा, वो कम से कम योगी जी के सुशासन पर अपना और करें। बदबू आ रही है साहब, ऐसा होता है कि जो गोबड़ौरा होता है, अरे आंखों को खोलिए, मधुबन में भी आंखों को खोलिए। कई बार जो है जिनका बहन कुमारी मायावती जी ने गोबर की कृमि जो है उसको आपके विरोध के बावजूद नोएडा में जो स्मारक बनाने का काम किया, बाबा साहब का स्मारक, मान्यवर साहब का स्मारक, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की आदमकद प्रतिमा जो प्रेरणा स्थल नोएडा में बने हैं, उसका उद्घाटन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी स्वयं करने आई थी। आप जो है इस छोटी मानसिकता से प्रेम शुक्ला जी बाहर निकलिए। आप गली के नेता नहीं हैं, आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मुझे आपके इस छोटे दिमाग पर तरस आ रहा है कि आप कुछ ना पढ़ते हैं और न लिखते हैं, बस बोलते हैं। आप जो है जो बोलते हैं उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आपको तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। लोग मरे, लोग जिए, 2 करोड़ लोग हम रोजगार देंगे। चलिए आइए हम स्वस्थ बहस ही करते हैं प्रेम शुक्ला जी, और यही हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे सारे पैनलिस्ट करेंगे। बहस की अपेक्षा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। शोएब जमाई साहब, मैं उनको शांति और संयम से सुन रहा था जी। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, मैं जरा आगे बढ़ रहा हूं। शोएब जमाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं क्या मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं जगरुद्दीन साहब। इनका कहना है कि पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं वो अभूतपूर्व हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षण सत्र को नियमित किया है, छात्रों को उच्च शिक्षा और कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाने की उनको सहूलियत दी है। उन्होंने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी है, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करवाया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद योगी सरकार पर तमाम तरह के आक्षेप और आरोप और ध्रुवीकरण की बातें कही जा रही। ये दोनों बातें तो एक साथ चलती नहीं ना साहब। जी अजय जी, देखिए हमारे तमाम माननीय पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं और सब बखूबी इस बात को एग्री करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में एक आदर्श व्यवस्था माना जाता है। हमारे देश में बड़े बड़े नेता आए जिनकी विचारधारा बहुत अलग थी, लेकिन तब भी उनमें शब्दों की शालीनता और गरिमा बनाए रखी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंतिम संस्कार में जाने का मुझे मौका मिला था जब मैं यहीं दिल्ली में था। तो उनका मैं इसलिए आदर करता हूं कि इतने सालों में जनसंघ में जो उनका कुर्बानी रही और भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े लीडर, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से, व्यवहारों से, एक अपोजिंग मेरी विचारधारा से अलग होने के बावजूद भी मेरे आदर्श हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि शब्दों में शालीनता और मर्यादा वो रखते थे। आज ये आप अपेक्षा जो है करना बड़ा बेईमानी हो गया है। मैं इतना सिर्फ कहता हूं कि प्रदेश के मुखिया के लिए क्या ये शोभा देता है कि आप तंज कहते हुए आप किसी समुदाय विशेष के ऊपर टिप्पणी करते हैं और फिर उसके बाद विरोधियों को घेरने का काम करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं घेरने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि जब आपके पास जमाई साहब उन्होंने ऐसी क्या टिप्पणी की जो समुदाय विशेष के लिए थी? मैं आ रहा हूं आपके जवाब सवाल पर ही आ रहा हूं कि जब आपके पास काम ना हो तो 2 उपलब्धि जो है इनकी बड़ी मानी जाएगी। पहला काम कि बंगाल में हुए विकास और अमेरिका में दिखाया गया एक फैक्ट्री और JW मैरियट जो कोलकाता का, उसको अपना विकास बता के पेपर में चिपकवा दिया। ये पहला उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि है कि हर जगह चीजों के नाम बदल रहे हैं। ये 2 उपलब्धि के अलावा कोई ऐसी उपलब्धि है नहीं, तो इसी तरह की चीजों से खेलते रहेंगे। लेकिन चूंकि आपको पता है कि तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मदरसा बोर्ड के सदस्य जिगमरुद्दीन साहब गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दबाव में कह रहे हैं? नहीं, देखिए जब
पूरे प्रशासन व्यवस्था ही हिटलर शाही के एतबार से चलती है, तो कौन साहब अपनी यहाँ से जान गंवाना चाहेगा या नौकरी गंवाना चाहेगा। दूसरी बात ये है कि इसी उत्तर प्रदेश में 27 मुसलमान नौजवानों पे गोलियां चला दी गई, ये आप नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर कफील जिसने यहाँ से गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन व्यवस्था पे सवाल उठाए और योगी जी पे सवाल जब उठ रहे थे तो उसको यूएपीए लगा करके अंदर डाल दिया, एनएसए लगा के, और अदालत ने उनको बरी कर दिया कह के कि आपने गलत इस पे जुल्म किया बाकायदा। तो अदालत भी आपको तमाचा मार रही है। तो ये मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ आपका जुल्म है, और लेकिन आपको पता है कि ये जुल्म करने के बाद ही विजय शंकर तिवारी जी, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के ऊपर योगी सरकार जुल्म कर रही है, जमई साहब का आरोप है। विजय शंकर तिवारी जी। अजय जी, जमई साहब तो कहेंगे ही जब भी कोई आरोप लगता है। वैसे भी एक शोध में आया है कि देश में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी कम्युनिटी के लोग बंद हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बंद हैं। तो ये तो कहेंगे ही कहेंगे। और दूसरा एक बड़ा विषय है कि अजरुद्दीन साहब की बात आपको ध्यान में, जब वो फंसे तो उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। और जब भी कहीं से इस प्रकार के किसी इल्जाम में लोग फंसते हैं तो पहली बात कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। बुरहान वानी ने भी कहा होगा मन के अंदर कि मैं मुसलमान हूं इसलिए आतंकवादी कहा जा रहा है। यानी ये अपनी आदतें छोड़ दें। अभी आप जमई साहब को सुन रहे थे, वो अटल जी तक ले गए, जनसंघ तक ले गए, बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन इसी जो अभी बात कर रहे हैं अजय जी, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अब्बा जान बोला गया, तो स्वाभाविक है जिस समूह में व्यक्ति रहता है, जिस समाज में रहता है, उसमें जो प्रचलित शब्द है उनको अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा तो अच्छा लगना चाहिए, ये तुम्हारे डॉक्टर साहब को भी अच्छा लगना चाहिए और जमई को भी अच्छा लगना चाहिए। लेकिन इस पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, अब क्यों नहीं कहें? आप बताइए कि जब बाबरी मस्जिद के विषय को लेकर होती तो बाबरी मस्जिद के लिए 18 लोगों को मारने के बाद भी कहते हैं अगर बाबरी मस्जिद के लिए और मारने पड़ते तो हम मारते। तो अगर उनको अब्बा जान कहा है, क्योंकि उनका प्रचलन का शब्द, उनका अच्छा लगने वाला शब्द है, उनको अच्छा लगना चाहिए। आशुतोष जी, आपको तो अच्छा लगना चाहिए। आशुतोष जी, नहीं लगा अजय जी, तो इसका मतलब यह है कि या तो हिंदुओं के साथ ठगी हो रही है या तो मुसलमानों के साथ ठगी हो रही है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हिंदुओं के साथ ठगी हो रही है। अच्छा चलिए जमई साहब एक छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं आशुतोष की बात चल रहा हूं। जमई साहब प्लीज। बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब दूं। देखिए, मैं विजय शंकर तिवारी जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं भी एक तंज का जवाब तंज से ही दूंगा। उम्मीद है आपको भी बुरा नहीं लगेगा। वो ऐसा है कि देखिए, हमारे तो आंगन में जो बच्चे हैं, वो नन्हे मुन्ने बच्चे मुझे अब्बा जान कहते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। सारी जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसके बाद मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब वो अब्बा जान कहते हैं। लेकिन जिनके आंगन में अब्बा जान कहने वाले बच्चे ही ना हो तो वो अपना खुन्नस तो दूसरे पे निकालेंगे ना। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी है, मुझे नहीं लगता कि ये उपयुक्त है नेशनल टेलीविजन पर इस तरह की टिप्पणी करना। जमई साहब क्षमा चाहता हूं। आशुतोष जी प्लीज जवाब दीजिएगा। आदाब। नहीं अजय जी, देखिए मुझे लगता है कि ये बार बार जिन बातों को बात उठाते हैं, मुझे लगता है कि इस देश में एक न्यायपालिका भी है और न्यायपालिका सन 92 में भी थी, सायवलकर 90 में भी थी और न्यायपालिका आज भी है। जब हम सब लोग एक संविधान को मानते हैं, एक न्यायपालिका को मानते हैं, तो हम उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? क्या विश्व हिंदू परिषद एक कोई पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहता है? क्या करना चाहते हैं? क्यों आप देश में आग लगाना चाहते हैं? क्या आपके घर में गरीबी नहीं है क्या? क्या हमारे बच्चों को नौकरी की ज़रूरत नहीं है क्या? क्या आपको पेट्रोल और डीजल की महंगाई की बात याद नहीं आती है क्या? यह जानते हैं कि 24 करोड़ की जनता एक बार फिर शमशान और कब्रिस्तान में फंस के अपने आप को 2017 की तरीके से अपने आप को इस हवाले में कर दें कि 2017 से लेकर 22 तक उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों के लिए आपको कलकत्ता की फ़ोटो लगानी पड़ रही है। बात ये नहीं कि फ़ोटो क्या लगाई, बात सरकार में सूचना विभाग के अंदर जब ये लापरवाही होती तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से चल रही है। चलिए इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी दें, इससे पहले संजीव जी मैं आपके पास आऊं। के लिए संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, अब्बा जान शब्द में क्या दिक्कत है? क्यों इतनी हाय तौबा मचाने की आवश्यकता है? कपिल सिब्बल तक उस पर ट्वीट कर रहे हैं। जी संजीव जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी, आ रही है। अब्बा जान शब्द में प्रॉब्लम क्या है? क्यों इस पर इतनी हाई तौबा?
अजय कुमार जी, सबसे पहली बात क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी के अगर उनके गोरखपुर से जब से सांसद हैं उनके पुरानी भाषा शैली से आप परिचित होंगे, तो वो चुनाव आते इसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। अब्बा जान भाई जान करते 4.5 साल इनके बीत गए। इनको शर्म नहीं आती कि कोरोना काल में लोग किस तरह से बगैर ऑक्सीजन के मरे, लोगों को बेड नहीं मिले, इस पे चर्चा नहीं करनी है, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, और एक सवाल महंगाई पे नहीं चर्चा करनी है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि कांग्रेस जो है आतंकवाद की जननी। शर्म नहीं आती कि इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, जिसके मातृ संगठन के लोग लगातार आज भी, चाहे 30 जनवरी की बात हो, चाहे 2 अक्टूबर की बात हो, गांधी के पुतले को जला करके उसको गोली मारने का काम करते हैं, और वहीं पे प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। तो आतंकवाद के हमको बताते हैं। हमने अपनी नेता इंदिरा गांधी जी को आतंकवाद में खोया, हमने अपने नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी को खोया। तो आज इस तरह की भाषा जो चले जाए जी, सबसे पहली बात है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 4.5 वर्षों में हर मुद्दे पे फेल है, और इसीलिए आज इस तरह की जो सांप्रदायिकता की बातें, मैं अब्बा जान मैं भी कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, आपके पिता आनंद विश्व का क्या हाल है, ये शोभा नहीं देता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जब शपथ लिया, प्रेम शुक्ला जी, कि मैं सन्यासी, कब्रिस्तान और अब्बा जान के बीच में और कुछ नहीं है, बाकी विकास सब हवा है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जिस तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ को एंटोनियो माइनो के दल के लोग जो हैं अपमानित करने का प्रयास करते रहे हैं, वो पूरा देश भली भांति जानता है कि एंटोनियो माइनो का जो मानने वाले लोग हैं उनको योगी आदित्यनाथ जी के वस्त्रालंकार से भी पीड़ा है, उनके योगी होने पर पीड़ा है, उनके सन्यासी होने पर पीड़ा है, और उनके मुख्यमंत्री होने पर भयंकर पीड़ा है। तो इनकी पीड़ा का प्राकट्य बारंबार होता है। एंटोनियो माइनो के लोग के सारे लोग जो है इस तरह की पीड़ा को प्रकट करते रहते। दूसरी बात, अब मुद्दे की बात पर आ जाए। देखिए, 4.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो है रिकॉर्ड विकास हुआ। पर कैपिटा इनकम डबल हो गया, जीडीपी डबल हो गई। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है गन्ने का पेमेंट हुआ, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं की खरीद हुई, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी भी कार्यकाल में इतनी बिजली की उपलब्धता नहीं थी जितनी बताइए आप मुझे। और किसानों की आय दुगनी करने का वादा करके आप आए थे, ये बीच में प्लीज अच्छा एक सेकंड, अभी मैं सिर्फ प्रेम शुक्ला जी, और प्रेम शुक्ला जी जैसे जवाब अपना खत्म करते हैं, धर्मवीर जी उसके बाद। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। जी, तो जिस तरह से बिजली की उपलब्धता है, जिस तरह से वहां सुरक्षा की गारंटी, जिस तरह से माफिया का उत्पीड़न समाप्त है, जिस तरह से माफिया गिरोहों के से जो हजारों हेक्टेयर भूमि मुक्त कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ है, हम सारी चीजें जनता के सामने रख रहे हैं। और आप कृपा करके कुशीनगर में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पूरे भाषण को सुन लें। पूरे भाषण में विकास की ही बात करते हैं, अपनी उपलब्धियों की ही बातें करते हैं। और हमने अगर उपलब्धियां की होंगी तो जनता हमको जनादेश हमारे पक्ष में देगी। और आपको लगता है कि हमने विकास नहीं किया है, तो जनता के सामने हम अपनी बात लेकर जाएंगे। आप बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं। 2017 में 17.5% और ये CMIE का आंकड़ा है कि 17.5% बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, जिसको 4% पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ 4.5 लाख नियुक्तियां सरकारी विभागों में हुई। और कल योगी आदित्यनाथ जी ने, चलिए आपने उपलब्धियों की फहरिस्त गिरा दी है। धर्मवीर जी इसका जवाब दीजिए। आशुतोष जी आप, जिस तरह से भर्ती, धर्मवीर जी जवाब दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी का। धर्मवीर जी प्लीज। जाति विशेष के लोग ही जो है सरकारी भर्तियां की जाती थी। धर्मवीर जी, अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हमने किसानों की आय दुगनी की है। जरा मुझे ये बताएं कि गन्ना किसानों का 4.5 साल में इन्होंने कितना पेमेंट बढ़ाया। आलू का जो रेट था मार्केट में वो 4 रुपए किलो था, जिसकी लागत 12 रुपए किलो आती है। और प्रेम शुक्ला जी, आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था हर साल। 14 करोड़ लोगों का रोजगार आप खा चुके हो। उत्तर प्रदेश इस देश में आज जो त्राही मची हुई है, आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अजय जी, कल प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी अलीगढ़ में बोलेंगे। मैं आपको एडवांस बता रहा हूं, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। कल प्रधानमंत्री जी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के कसीदे पढ़ेंगे। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके 35 साल तक देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, ये निकम्मी सरकारों ने उनको आज तक भारत रत्न नहीं दिया। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा जवाब, बस एक लाइन का। आप निकम्मी सरकार हैं,
प्रेम शुक्ला जी, उनके वंशजों के आप सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, बस 2 लाइन का जवाब प्लीज सर। मैं जाटों के आरक्षण को बहाल कराऊंगा, लेकिन अब इनको चुप कराएं तो मैं बोलूंगा। धर्मवीर जी, आपने अपना पॉइंट रखा, प्लीज जरा जवाब देने दीजिए प्रेम जी को। जी प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी की आवाज जी। विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए जा रहे हैं, इनको प्रधानमंत्री क्यों चिल्ला रहे हैं? योगी जी को धर्मवीर जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज सर, जरा आगे बढ़ने दीजिए प्लीज सर, रिक्वेस्ट है जी। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। जी देखिए, आज जनता का हमने विकास किया नहीं कि ये तय कौन करेगा, जनता तय करेगी। और जनता ने 2014, 2017, 2019, 2021 बारंबार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देकर यह सिद्ध किया कि जनता के विकास का कार्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तम चल रहा है। इसमें जनता के मन में कोई संदेह नहीं। विरोधी निश्चित तौर पर हमारा दुष्प्रचार करेंगे, करने दीजिए। चलिए आशुतोष जी जवाब दिए सर। आशुतोष जी 10 सेकंड के लिए आइए। देखिए अजय जी, पहली बात तो यह है कि ये मैं संकल्प पत्र इनका एक लेके बैठा हुआ हूं, और इसमें कहीं योगी आदित्यनाथ नहीं थे जब ये 2017 का चुनाव लड़ रहे थे। और 2017 के चुनाव में ना उनको कहीं जगह मिली थी, ना कहीं पे है। और कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है 2017 के बाद में जिसमें योगी आदित्यनाथ की वजह से कोई जीत पाए हैं। उल्टे आप जहां जहां गए हैं वहां हार का मजा मिला है। अभी बंगाल हाल ही का उदाहरण था। और जो विफलताएं बोल रही हैं, सबसे छात्रों को लैपटॉप और मुफ्त इंटरनेट नहीं दिया आज तक। समाजवादी पेंशन आपने बंद कर दी। 14 दिन में संपूर्ण गणना भुगतान नहीं किया। आज तक 11,000 करोड़ रुपए बाकी है। कर्ज माफी का वादा नहीं पूरा किया। एक भी मेट्रो 4 साल में, आज हम लोग सितंबर 2021 में बैठे हैं, एक भी मेट्रो नहीं चला पाए 4 साल में। एक भी एक्सप्रेस में एक गाड़ी नहीं चल पाई है। 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था, एक भी रोजगार नहीं मिल पा रहे। गन्ने का समर्थन मूल्य वही समाजवादी वाला चल रहा है, आज तक नहीं बढ़ा पाए। आवारा गोवंश के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। कानून व्यवस्था पे कोई नया कदम नहीं है। उल्टा जो यूपी डायल 100 उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, उसका भी कार्यकाल तक रोक दिया है। कुपोषण में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बना के रख दिया है। कानून और बेरोजगारी की हालत तो आपको पता ही है। स्कूल में मिड डे मील, जूता, मोजा ये तक नहीं दे पाए आप बच्चों को। सीएम की शिकायत पोर्टल में क्या होता है वो आपको ही पता है। महंगाई रोकने की हालत खराब है। और प्रशासनिक स्तर पे आईएएस और आईपीएस की पोस्टिंगों में जो धांधली हो रही है उत्तर प्रदेश में, पूरा डीजी पूरा डीजीपी ने खुद लिख के बताया है कि यहाँ पे 70 लाख 80 लाख रुपए पोस्टिंग में लगता है। ये है विरोधी पार्टियां खामियां गिना रही हैं, और मूल मुद्दा यह है कि पूरा चुनाव कब्रिस्तान और अब्बाजान के नाम पे होगा। देखो डॉक्टर आशुतोष जी जो फेरिस्त गिना रहे थे वो अभी की नहीं गिना रहे थे, दरअसल वो 2017 के पहले गिना रहे थे। वही उनको याद है, उतने याद है, वही रिपीट कर रहे हैं वो। मैं एक विषय पर जाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका सारा विवेचन पब्लिक देती है और पब्लिक जब आएगी तो अपने आप दे देगी। मुझे लगता है उसका है। इसको देखिए डॉक्टर विजय शंकर की सत्ता में आने के बाद अपना कागज एक बार देखना चाहिए। ये आप ही का है। डॉक्टर साहब मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ। मैं नोएडा में रहता हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मैं भी यही रहता हूँ, इसलिए कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं तो अभी डॉक्टर संजीव जी की बात पर एक बात कर रहा था कि इनको बार बार गोडसे याद आते हैं, आतंकवादी याद आते हैं, वो और ये इनको कसाब याद नहीं आता जिसके हाथ में कलावा बांध करके उसको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये अपने दुष्कर्मों को छुपाने के लिए बार बार गोडसे की आड़ लेते हैं। यानी अब तक कितने आतंकवादियों को दामाद बना करके कश्मीर में कांग्रेस रखती रही है, जिसने हजार किसने पहुंचाया था। मसरत आलम को पाने वाले मुझे आतंकवाद की परिभाषा न सिखाएं। थोड़ा सा सुन लो, अपने दुष्कर्मों को भी सुन लीजिए आप। और ये आपको पता है कि कितने आतंकवादियों को आपने पाल पोस के रखा हुआ था, और जो मुंबई में सारा हमला हुआ उनको कैसे कैसे गिरोह बना करके लाने वाले आप लोग थे। ये सारा खुलासा हो गया है। देश में आतंकवादियों को पालने पोसने का काम कांग्रेस करती रही है। अब क्यों धमाके देश में नहीं हो रहे संजीव जी? आपके समय में रोज धमाके होते थे, हर 5वें दिन धमाके होते थे। वो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अब पालना बंद कर दिया गया है। अब आतंकवादी पाले नहीं जाते, अब आतंकवादी ठोके जाते हैं। तो पालने वाला आदमी किसी न किसी के आड़ में रह करके संजीव जी, ये आरोप तो कहीं सही ठहरता भी है। अगर बीते हम 4.5 साल को देखें, कम से कम जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तर प्रदेश में तो कोई ऐसे आतंकी हमले की कोई खबर आई नहीं है। ये गलत तो नहीं है? दावा अपने आप में गलत तो नहीं है? अजय जी दावा गलत
दावा इनका गलत है। जी। संसद में इनकी सरकार ने यह स्वीकार किया कि 2014 के बाद से लेकर 2019 तक 216% आतंकवाद बढ़ा। और आप कैसे भूल सकते हैं जब नोटबंदी लागू की गई, मोदी जी द्वारा क्या कहा गया कि संजीव जी, हम यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और संसद में किसी भी जगह ये नहीं कहा गया कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई आतंकी घटना हुई है। अजय जी, सोनभद्र की घटना उम्भा की हुई थी, 10 आदिवासी मारे गए थे। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या वादा किया? आज तक नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने एक एक परिवार को 10 लाख रुपए देने का काम किया। दूसरी तरफ अभी हमारे साथी बात कर रहे थे, देखिए अभी इतिहास में जाऊंगा तो इनसे हमें सबूत नहीं लेना है। जो लोग तिरंगे को 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानते, संजीव जी, इस बात का तो जवाब दीजिए ना। ये बात तो आप मानते हैं ना कि बीते 4.5 साल में एक भी आतंकी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है? हाँ या ना? अरे उससे जी कि नहीं हुई है? इसके लिए बधाई तो दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी को। अरे बधाई कैसे दूं? माफिया जिला पंचायत के अध्यक्ष बन रहे हैं। माफिया इनकी सरकारों में पूरे गोरखपुर से लेकर अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसके लिए तो बधाई देना चाहिए ना। बुराई के लिए अगर आप खींचते हैं तो कोरोना, अभी आप देखें एक सेकंड, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की हालत है जहां पे अभी ये खबर आप देखें, 11 करोड़ रुपए बकाया है। आईएमए बीएचयू के चेयरमैन ने कहा कि हम कोरोना की जांच नहीं करेंगे। 11 प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री के संसद, प्रेम शुक्ला जी, कम से कम इस मुद्दे पर तो आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को ये तो एक ताम्र पत्र देना पड़ेगा, 4.5 साल में कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, आतंकी हमला बिल्कुल ना उत्तर प्रदेश में ना कश्मीर के अलावा देश के शेष हिस्सों में हुआ। आतंकवादियों ने अगर कहीं दुस्साहस किया तो घुसकर पाकिस्तान तक मारा है। और आप तो भली बात जानते हैं जब मुंबई पे 26/11 का आतंकी हमला हुआ तो किस तरह से तत्कालीन इंडियन एयरफोर्स के चीफ द्वारा हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं कहा जाकर उनके सूचना देने के बाद किस तरह से दुम दबा के तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री दुम दबाकर बैठे रहे और आतंकवादियों को लगातार पूछते रहे। अफजल गुरु को सेवैयां 2005 से लेकर 2012 तक 7 वर्षों तक खिलाते रहे ईद के नाम पर। तब गुलाम नबी आजाद, लेकिन जमाई साहब आपकी बात मान नहीं रहे हैं। ईद मनाने दीजिए। क्या कह रहे हैं शोएब जमाई साहब? आतंकवादियों मेरे पास वक्त कम है, थोड़ा छोटा जवाब दीजिएगा जमाई साहब, ताकि प्रेम शुक्ला जी जवाब दे सके आपका। जी शोएब जमाई साहब। मैं बहुत छोटा सा जवाब दूंगा कि एक राजा के समय में प्रजा ने ये शिकायत की कि हमारे यहाँ बहुत चोरी हो रही है। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, इसका समाधान निकाल देते हैं। तो उसमें प्रजा में से किसी बड़े शातिर आदमी को उसको जहां चोरी हो रही थी उस जगह का पहरेदार बना दिया, फिर चोरी बंद हो गई। मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी, अब किसी का दिमाग खराब हो गया तो उसका क्या जवाब दिया जाए? क्या आतंकवादियों को प्रधानमंत्री बनाया गया ऐसा कहना चाह रहे? इस देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई, उस पर इनका क्या उत्तर है? इस आदमी के दिमाग की जांच कराने की आवश्यकता है कि कहां भी कोई भी किसी भी तरह का उदाहरण ये दे देने का काम करते हैं। चलिए, इनको एक बार ठीक से मनोचिकित्सक के पास भेजकर इनका मनोवैज्ञानिक जांच कराना। आशुतोष जी, तो घूम फिर कर हम अगर अपने इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करें तो अब्बाजान शब्द से आपको कोई परहेज नहीं है, ना ही आप उसको किसी भी अपने नेता के तौर पर के संबोधन के तौर पर देखते हैं। फिर अब्बाजान से क्यों इतनी परेशानी, क्यों सोशल मीडिया पर इतना हंगामा, और ऐसा क्या कह दिया जो कि ध्रुवीकरण की राजनीति का बुनियाद या आसार बन गया? आशुतोष जी। देखिए अजय जी, जो भी सरकार रहती है 5 साल तक, उससे मुख्यमंत्री से ये 24 करोड़ की जनता ये उम्मीद रखती है कि 5 साल में जो आपने काम किया है उसके बलबूते आप जाके चुनाव में लड़िए। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वो 5 काम ही गिना दे 5 साल के, जिसके बलबूते पे वो लोगों का विकास कर पाई हो। ना वो बेरोजगारी की बात करने को तैयार है, ना वो महंगाई की बात करने पे तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री जाके वहाँ पर, और एक बार नहीं, वो जानबूझ के, वो जानते हैं क्यों, असल में प्रॉब्लम आइडेंटिटी क्राइसिस की हो रही है। आज तक भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को ये नहीं बता पाई कि अगले 2022 में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही हैं। तो किसी तरीके से इसका जवाब चुनाव को पूरा पोलराइज किया जाए, फिर से उसको कैप्चर किया जाए, और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। इससे शुक्ला जी जी
तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो बहुत स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया भी बहुत स्पष्ट है। लेकिन कृपा करके बताइए ना, आपका परिवार भी आपका एकत्र है क्या? अखिलेश सिंह यादव जो पिता के का माइक तक छीन लेते हैं, पिता को बिल्कुल कर देते हैं, आप मेरे नहीं, आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए। आपको डर क्यों लग रहा है? आपको डर क्यों लग रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी डांटेंगे क्या आपको? आपको डर क्यों लग रहा है? किसी को कोई आशंका नहीं है। नहीं बोलिए ना, आराम से बोलिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। है ना, नहीं बोलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही होंगे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। नहीं 22 में चेहरा उन्हीं के नाम पे लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। नहीं बोलिए ना, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आगे भी मुख्यमंत्री रहे। देखिए नहीं बोलिए बनेंगे वही। अरे ये तो हमको ही पता है भाई, हमारे मुख्यमंत्री वही है। नहीं बोल पाएंगे, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हम तो बोलते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ऊपर से कान पकड़ लिए जाएंगे। आपको पता है आप नहीं बोल पाओगे। हम तो गर्व से कहते हैं अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। हम गर्व से कहते हैं अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं वो। हम तो गर्व से कहते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कह के बताइए, आप कह के बताइए, आपकी हिम्मत। मैं क्षमा चाहूंगा, इस बहस का हमारे पास वक्त इतना ही था। आप सबसे क्षमा चाहूंगा, इस बहस को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जितना शोर शराबा और हो हल्ला हुआ, कुल मिलाकर अब्बा जान के मुद्दे पर ऐसा लगता है कि हर कोई बस अब धीरे धीरे कन्नी काटता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और योगी आदित्यनाथ के ऊपर विपक्ष ने लगाने की पूरी कोशिश की है। मुकाबला में आज बस इतना ही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।